Hello champs, I hope you all are doing great. So another very useful video I've brought for you. यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ top 100 MCQs from accountancy covering every part of the syllabus. So MCQs देखने में तो हमें easy लगते हैं, but जब हम solve करने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो complicated है और बहुत सारे trick MCQs भी होते हैं. So it is very essential कि हम proper amount of time दें to practice the multiple choice questions because these are not only important for your board exams but also for your CUET examination. तो बहुत important है कि आप अच्छे से इन्हें practice करें. Another thing is if you want to get the PDF of these 100 MCQs then you can get it from our mobile application. तो download करेंगे विदुषी कॉमर्स क्लासेस ऐप और वहां पे फ्री मटेरियल टैब में आपको ये PDF मिल जाएगी. And not just this, you will get some other important free material. If you are an iOS user, then download Class Plus from App Store and enter the ORG code as QOUMG to proceed. Right? तो चलो start करते हैं. Now what you can do is कि आप एक notebook और pen अपने साथ रखें. Pause the video before I discuss the solution. Quickly solve it yourself and then you can check the solution. ठीक है? चलो start करते हैं now. Very important questions here. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नव्या, राधे एंड श्रेया विल बी. Navya and Radhe were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Shreya was admitted for 1/5 share in the profits. Shreya was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded for goodwill premium is given here. Now जो नया पार्टनर है वो गुडविल का शेयर अभी कैश में नहीं ला पा रहा है, तभी आप यहाँ पे करंट अकाउंट से देख सकते हो उसे डेबिट किया है. एनीवे चाहे वो अभी गुडविल ला रही है या नहीं ला रही है, गुडविल का अमाउंट मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को इन विच रेशो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. राइट, तो यहां से इस एंट्री से हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल जाएगी. वी हैव द ओल्ड रेशो, वी हैव द न्यू पार्टनर का शेयर. If we also get the sacrificing ratio, तो हमें new ratio find out करने में कोई problem नहीं होगी. So let us see how we can do this. तो श्रेया का जो profit में share है that is 1/5 and sacrificing ratio आपको यहाँ से मिल जाएगी 8,000 is to 16,000, so 1:2. तो इससे हमें पता लग गया कि जो नव्या का sacrifice है, नव्या's sacrifice that is जो श्रेया का शेयर है उसका 1/3 दिया होगा नव्या ने, और राधे का जो सेक्रीफाइस है, यस राधे इज द नेम, तो श्रेया का जो शेयर है उसका 2/3. तो दिस इज द सेक्रीफाइस फॉर नव्या एंड राधे. कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो इसे कंसिडर ही नहीं करते. वो सेक्रीफाइस पता है कितना बोल देते हैं, 1/3 एंड 2/3, बट दैट इज रॉन्ग. ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है. इससे आपको सेक्रीफाइस नहीं पता लगेगा जब तक आप उसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. तो प्लीज ये गलती आप नहीं करेंगे. सो देन वील सी कि नव्या का अब न्यू शेयर कितना है. पहले जो रेशो थी दैट वाज 3:1. ठीक है, सो नव्याज न्यू शेयर ओल्ड रेशियो इज 3:1. सो 3/4 पहले था, माइनस कितना गिव आउट कर दिया, 1/15. देन राधे की अगर बात करें 1/4 पहले था, कितना गिव आउट कर दिया, 2/15. और श्रेया का अभी हमें पता लग गया है कि कितना है शेयर, 1/5. सो लेट अस जस्ट सिंप्लीफाई इट. 45 minus 4 here, 41 divided by 60. Then we have 15 minus 8 here, 7/60. यहाँ पे अगर हमें 60 लाना है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 12 से. Then we'll get 60 denominator. So this is 41/60 is to 7/60 is to 12/60. So the answer is 41 is to 7 is to 12. ठीक है, so this is the right answer. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Moving on then. A share of rupees 10 each issued at rupees 4 premium
out of which ₹7 including 1 का प्रीमियम was called up and paid up. तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है? पहले तो अनकॉल्ड कैपिटल जितनी भी है वो हमें एक्सक्लूडिंग प्रीमियम देखनी होती है. तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम फेस वैल्यू है शेयर की 10, जिसमें से हमने कितना मंगवा लिया है? 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो अगर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम देखें तो हमने ₹6 कॉल कर लिए हैं. तो कितना हमने कॉल नहीं किया है? दैट इज ₹4 पर शेयर. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इन सम एमसीक्यूज कम टाइम लगता है, बट कुछ एमसीक्यूज में ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो ज्यादा टाइम भी लग जाता है. Savitri Limited issued 50,000 8% debentures of ₹100 each at a certain rate of premium. कुछ प्रीमियम पे हमने इशू किए हैं डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, और रिडीम भी प्रीमियम पे होंगे. एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, statement of P&L was debited with ₹2 lakh. At what rate of premium these debentures were issued? Now this is an interesting question. देखो, जब डिबेंचर्स इशू किए होंगे प्रीमियम पर तो क्रिएट हुआ होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब जब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो आपको पता है दो भाई आ जाते हैं. डेबिट वाले भाई का नाम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जिसमें से ये जो डेबिट वाला कंपोनेंट होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, इसे हमें राइट ऑफ करना होता है. और जब हम इसे राइट ऑफ करते हैं तो इसके लिए पहली प्रेफरेंस हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को देते हैं अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ बैलेंस है, अदरवाइज एसपीएल से राइट ऑफ कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होगा वो कितना होगा? 10% ऑफ फेस वैल्यू ₹10 पर डिबेंचर. सो टोटल हो गया 50,000 इंटू 10, दैट इज 5 लाख. ठीक है, तो 5 लाख का हमें राइट ऑफ करना है लॉस, जिसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे और उसके बाद हम एसपीएल यूज करेंगे. तो यहाँ पे हमने एसपीएल से कितना डेबिट किया है? 2 लाख. यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास कितना क्रिएट हुआ होगा? 3 लाख. मतलब इशू के समय 3 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम आया होगा, जिसे फिर हमने राइटिंग ऑफ के लिए यूज किया, और फिर 2 लाख का हमने एसपीएल से राइट ऑफ किया. तो 3 लाख का अगर प्रीमियम बनता है, 3 लाख रुपीस का, तो ये कितना % प्रीमियम है? आप इसको फेस वैल्यू से भी देख सकते हो कि टोटल फेस वैल्यू जो डिबेंचर्स की है वो 50 लाख है. तो 50 लाख का कितना %? 3 लाख बनता है. सो दैट इज 6%. यानी यहाँ पे 6% का प्रीमियम है एट द टाइम ऑफ इशू. 6% ऑफ फेस वैल्यू आप ले लो, जैसे यहाँ पे 6% हो गया ₹6 इंटू 50,000, वही 3 लाख बनता है. ठीक है, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व करके देखें. मूविंग ऑन, यहां पर आपसे क्या पूछ रहे हैं? At what discount these debentures were issued? थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, देखते हैं. दुर्गा लिमिटेड issued 80,000 10% debentures of ₹100 each at a certain rate of discount. हमने डिस्काउंट पे इनको इशू किया है. To be redeemed at 20% प्रीमियम. ठीक है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे है. ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो बैलेंस आ रहा है बिफोर इशूइंग दीज डिबेंचर्स वाज 25 लाख, and after writing off loss on issue of debentures the balance in the securities premium was 5 lakh rupees. ठीक है, तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस था 25 लाख का. ठीक है, और राइट ऑफ करने के बाद आफ्टर राइटिंग ऑफ बैलेंस कितना रह गया? 5 लाख. यानी हमने कितना यूज किया होगा टू राइट ऑफ? हमने यूज किया होगा 20 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम. नाउ 20 लाख में दोनों चीजें आ जाएंगी, इशू वाला डिस्काउंट भी और रिडेम्पशन वाला प्रीमियम भी, क्योंकि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का डेबिट कंपोनेंट होता है उसमें हम इशू वाला डिस्काउंट भी लेते हैं और रिडेम्पशन वाला प्रीमियम भी. तो यहाँ पे इशू वाला डिस्काउंट तो हमें नहीं पता कि कितने का है, बट हमें रिडेम्पशन का प्रीमियम पता है. सो दैट इज 20%. 20% ऑफ 100 हो गया ₹20. 20 इंटू 80,000.
सो दैट विल बी 16 लाख। तो 16 लाख का आपका प्रीमियम हो गया ऑन रिडेम्पशन, यानी कि इशू का डिस्काउंट कितने का होगा? द डिफरेंस 4 लाख। तो 4 लाख रुपीस का डिस्काउंट है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसको अगर परसेंटेज में देखना हो तो कितना बनेगा? इसकी फेस वैल्यू देख लो, 80 लाख। 80 लाख इज द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स और 4 लाख का आपका इशू का डिस्काउंट है। तो 4 लाख इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 लाख? सो दैट इज वेरी सिंपली 5%। ठीक है, 5% आपका डिस्काउंट है इशू के समय। इसको चेक भी कर सकते हो, इसका 5% कितना बनता है? 5 रुपीज। 5 रुपीज इंटू 80,000 वही 4 लाख बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसे आप अपने आप सॉल्व करके देखें। चलिए मूविंग ऑन देन, gain or loss on revaluation at the time of change in profit sharing ratio of existing partners is shared by dash, whereas in case of admission of a partner it is shared by dash। तो जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और हम रीवैल्यूएशन बनाते हैं तो सभी पार्टनर्स को मिलता है गेन या लॉस रीवैल्यूएशन पर, और जब एडमिशन होता है तो सिर्फ जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको मिलता है, न्यू पार्टनर को नहीं। So for the first blank, this is all partners, यानी कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है तो सभी पार्टनर्स को मिलता है गेन या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और जब एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है, न्यू पार्टनर को नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड इशूज इक्विटी शेयर्स of ₹10 each at a premium of 40%, payable on application 3, allotment पर 5 और फर्स्ट कॉल पर 10। यहाँ पे हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट बताना है। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ये 10 है आपका फेस वैल्यू। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूं तो ये तो 10 ही बन गया। तो अभी एक और कॉल है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो मतलब इसमें प्रीमियम होगा, तो प्रीमियम को हटा दो। 40% ऑफ 10 यानी 4 रुपीज का प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन होगी 3 की। अलॉटमेंट पे ही हम प्रीमियम मानते हैं, अगर उन्होंने नहीं बताया हुआ कुछ और, तो ये 1 का हो गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और ये 2 की है फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो अब इस हिसाब से देखो तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है? दिस इज 4 and 2 6, तो 4 रुपीज की हो जाएगी आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट। चलिए मूविंग ऑन, आगे देखते हैं। Anish Limited issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares. Applications were received for 3,000 shares and pro rata allotment was made to the applicants of 2,400 shares. यानी 3,000 shares की applications आई, बट हम 2,000 की चाहते थे। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इससे डील करने के लिए उन्होंने कहा है कि हमने 2,400 शेयर्स को प्रो रेटा अलॉटमेंट की, यानी 2,400 जिन्होंने मांगे उन्हें हमने 2,000 शेयर्स इशू किए, बाकी को रिजेक्ट कर दिया होगा। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर? तो इसके लिए आप इसे बेसिस मानेंगे। प्लीज, मैंने ये कॉमन मिस्टेक्स वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या गलती होती है बच्चों से, जल्दी जल्दी में वो इसे बेस मान लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को, बट नहीं, प्रो रेटा की जो कैटेगरी है वो तो ये है ना। जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे मैथ्स में यूनिटरी मेथड से, वैसे आप कर सकते हो। 2,000 जिसे अलॉट होते हैं उसने 2,400 शेयर्स अप्लाई किए होते हैं, तो उस हिसाब से ध्रुव को अलॉट हुए जैसे 40 शेयर्स, तो उसने कितने अप्लाई किए होंगे? सो दैट इज दिस 48 शेयर्स। ठीक है, सो 48 इज द आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अमरीश लिमिटेड offered 2 lakh equity shares of ₹10 each. Of these 1,98,000 shares were subscribed. ठीक है, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। The amount was payable as 3 on application, 4 on allotment and balance on first call. If a shareholder holding 3,000 shares has defaulted on first call, then what is the amount of money that is received on the first call? This is an easy question। देखो
1,98,000 पर हमें फर्स्ट कॉल मिलनी चाहिए थी। कितने की है फर्स्ट कॉल? 3 एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट तो 7 हो गया, यानी 3 रुपीज की होगी आपकी फर्स्ट कॉल। तो इस पे हमें 3 रुपीज मिलने चाहिए थे 1,98,000 शेयर्स पर, बट एक शेयर होल्डर है जिसने डिफॉल्ट कर दिया और उसके पास 3,000 शेयर्स थे, तो कितने पैसे हमें रिसीव होंगे? वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो 1,98,000 माइनस 3,000, 1,95,000 शेयर्स पे 3 रुपए मिलेंगे। सो दिस इज सिंपल। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5,85,000 रुपीज, राइट। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। What will be the correct sequence of events? इस तरह के क्वेश्चन CUET में भी बहुत आते हैं। सो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये बताना है। Forfeiture of shares, default on calls, reissue of shares, amount transfer to capital reserve। बहुत सिंपल है। पहले डिफॉल्ट होगा, ठीक है, नंबर 1 फॉर दिस। ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसे लिख देती हूं। पहले ये होगा, उसके बाद फॉरफीचर होगा अगर रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है, फिर रीइश्यू होगा और फिर अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सो द सीक्वेंस वुड बी 2 1 3 4, 2 1 3 4। कई बार हम माइंड में तो ठीक सोच लेते हैं बट आंसर टिक करते हुए गलत कर देते हैं, स्पेशली इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ध्यान रखेंगे। चलिए मूविंग ऑन, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Arun and Vijay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:1। ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है। 40,000 की मशीनरी दिख रही है इन द बैलेंस शीट। If the value of machinery reflected in the balance sheet is overvalued by 33.1/3%, आपको पता है 33.1/3% is nothing but 1/3। Find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet। तो न्यू बैलेंस शीट में हम कौन सी वैल्यू शो करेंगे? जो अब उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू है। सो दिस इज ओवरवैल्यूड बाय 1/3 और 33.1/3%। यानी मशीनरी की कोई ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, जब उसे हमने 1/3 से ओवर वैल्यू कर दिया है तब उसकी वैल्यू ये रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ अगर आप कहेंगे कि ये 1/3 कैसे आया, सी ये आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल आई विल जस्ट रिपीट। 3 into 33 तो ये गया 99 प्लस 1 100/3%। ऐसे ही से सॉल्व करते हैं ना। एंड परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन वी गेट 1/3। सो 33 1/3% इज 1/3 एंड 66 2/3% इज 2/3। ओके, तो कोई वैल्यू होनी चाहिए थी मशीनरी की, बट अभी वो उस वैल्यू से 1/3 ज्यादा है, और ज्यादा होने के बाद उसकी वैल्यू 40,000 रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेट अस सी। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 30,000। तो 30,000 हम रिफ्लेक्ट करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रीवैल्यूएशन में कितनी वैल्यू शो करोगे, तो रीवैल्यूएशन में हम वो वैल्यू शो करते हैं जितने से कम या ज्यादा करना है हमें एसेट की वैल्यू को। तो 40,000 दिख रही है वैल्यू, बट होनी चाहिए 30,000। तो हम रीवैल्यूएशन में 10,000 शो करेंगे, बट न्यू बैलेंस शीट में 30,000 शो करेंगे, जो अब उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन में कौन सी वैल्यू शो करते हैं एंड बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू शो करते हैं। मूविंग ऑन देन, नाउ दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Attire Limited issued a prospectus inviting applications for 12,000 shares of ₹10 each, payable 3 on application, 5 on allotment and balance on call. Public had applied for a certain number of shares and application money was received. Which of the following application money, if received, restricts the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI guidelines? तो आपको पता है कि सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं उसका कम से कम 90% की एप्लीकेशंस आपके पास आनी चाहिए, तभी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें से अगर हमें कौन सी एप्लीकेशन मनी मिली तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी सिंपल। देखो 12,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन है
₹3 की, टोटल बनता है 36,000। 36,000 का कम से कम हमें 90% मिलना चाहिए, विच इज 32,400। अगर इससे कम मिला तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते। तो वी लुक फॉर द ऑप्शन वेयर द वैल्यू इज लेस देन दिस। सो द आंसर इज 30,000 आउट ऑफ दिस। यानी अगर हमें 30,000 रुपीज मिले एप्लीकेशन पर तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्लॉज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, चलो मूविंग ऑन देन, आगे देखते हैं। इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each were forfeited for non-payment of final call money of ₹3 per share and only 7,000 shares were reissued at 11 per share as fully paid up, then what is the amount of maximum possible discount that the company can allow at the time of reissue of the remaining 3,000 shares? तो आपको पता है कि फोरफीट जब हम करते हैं शेयर्स, उस समय जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट के आगे अमाउंट आता है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच वी कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू। यानी फोरफीचर एंट्री में जो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट के आगे हम अमाउंट लिखते हैं, विच मीन्स कि हमने शेयर होल्डर से कितने पैसे ले लिए हैं। ओके, तो यहां पर हम कितने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स। और फोरफीचर एंट्री में फोरफीटेड शेयर्स के आगे हमने कितना अमाउंट लिखा होगा? ₹3 उसने नहीं दिए फाइनल कॉल के, तो 7 दे दिए होंगे। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन ऑफर एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ दीज 10,000 शेयर्स। तो इसमें से वो क्या कह रहे हैं कि हमने 7,000 शेयर्स तो पहले री इशू कर दिए, ठीक है, जितने पे भी री इशू किए, यहां पे प्रोपोर्शनेटली हम कितना डिस्काउंट दे सकते थे, प्रोपोर्शनेटली आपको निकालना होगा। इफ 70,000 rupees is the total discount which we can offer for 10,000 shares, तो 7,000 शेयर्स के लिए कितना होगा? इमेजिन कर लो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 7,000 इंटू 7 करके आप सोच सकते हो 49,000 का आप डिस्काउंट दे सकते थे एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ दी 7,000 शेयर्स। दिया या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट एलिजिबल था इतना डिस्काउंट फॉर द इशू ऑफ री इशू ऑफ दीज 7,000 शेयर्स। तो इस हिसाब से देखें तो जो बाकी 3,000 शेयर्स बचे उसके लिए एलिजिबल डिस्काउंट कितना है? मैक्सिमम विच यू कैन ऑफर वुड बी 21,000 रुपीज। यूनिटरी मेथड से कर सकते हो या यहीं से सोच लो, 3,000 इंटू 7, 21,000 का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो जब आप ये रिमेनिंग 3,000 शेयर्स इशू करोगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर वो पूछते व्हाट इज द मिनिमम प्राइस दैट यू आर गोइंग टू चार्ज फॉर द री इशू ऑफ दीज 3,000 शेयर्स, सो द मिनिमम प्राइस विच वी वांट टू चार्ज, 3,000 शेयर्स है, एक शेयर ₹10 का है जैसे, तो 30,000 रुपीज के शेयर्स पर आप 21,000 का डिस्काउंट दे सकते हो, तो फिर 9,000 वुड हैव बीन द आंसर। तो देख लो कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं। यहाँ पे वो आपसे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पूछ रहे हैं, दैट इज 21,000। बट अगर वो मिनिमम प्राइस पूछते एट विच यू कैन इशू दीज 3,000 शेयर्स, देन वी वुड हैव सेड 9,000। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से देखकर जाएंगे। देन नेक्स्ट वन, Ganga and Jamuna are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit Saraswati for 1/5 share in future profits. On the date of admission, Ganga's capital was 1,02,000 and Jamuna's capital was 73,000. Saraswati brings ₹25,000 as her share of goodwill and she agrees to contribute proportionate capital of the new firm. How much capital will be brought by Saraswati? सो जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस हम करते हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको एज सच गिवन नहीं होती, बट लिखा होता है कि ही और शी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सफिशिएंट कैपिटल। तो हम कैसे करेंगे? तो गंगा और जमुना जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनकी जो ओपनिंग कैपिटल है, यू कैन से दैट इज 1,02,000 एंड 73,000। आफ्टर एडजस्टमेंट्स इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? आफ्टर एडजस्टमेंट्स, तो ये जो गुडविल लेकर आ रही है सरस्वती,
ये मिलेगी ओल्ड पार्टनर्स को एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा गंगा और जमुना को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ना इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन और ये भी नहीं बताया हुआ कि कौन पार्टनर किससे कितना शेयर दे रहा है ले रहा है, तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग मान लेंगे, विच इज 2:1। तो 2:1 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दैट विल बी 2 divided by 3 into 25,000, 16667, 16,667, and 1 divided by 3 into 25,000, 8,333। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे अगर हम, सो वी गेट दिस, एंड इफ वी सॉल्व दिस वी गेट, सो ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल आ गई है गंगा और जमुना की। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, इफ वी ऐड दिस, तो हमें मिलता है 2 लाख की कैपिटल। 2 लाख की कैपिटल फॉर हाउ मच शेयर? 1/5 जो है वो न्यू पार्टनर का है, सो दिस इज फॉर 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट? क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है तो इनका टोटल होगा 4/5। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी न्यू फर्म की, एंड दैट इज ₹2,50,000 टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, दैट इज आफ्टर एडमिशन। तो 2,50,000 में से सरस्वती का प्रोपोर्शनेट शेयर होगा, एंड दैट वुड बी 50,000 rupees, राइट? I hope this is clear to you. Moving on. अपने कॉन्सेप्ट्स पे भी वर्क करो। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं इतना सोच पा रहे हैं, तो वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस मोर। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर्स है 70,000 के, फर्म की कैपिटल है 1,20,000, कैश बैलेंस है 10,000, एंड अदर एसेट्स रियलाइज्ड ₹1,50,000। गेन और लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, पहले अगर आप एक बैलेंस शीट बनाओ, लाइक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, टू गेट सम बैलेंसिंग फिगर फ्रॉम देयर, लाइक क्रेडिटर्स है यहाँ पे 70,000, कैपिटल इज 1,20,000, यहाँ पर कैश है 10,000, दिस इज 190। तो यहाँ पे जो अदर सन्ड्री एसेट्स हैं, उनकी जो बुक वैल्यू है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो दैट विल बी 1,80,000। व्हाई आई नीड दिस? बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ये चाहिए। पहले हम एसेट्स की बुक वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, राइट? सो दैट इज दिस 1,80,000। कैश को हम नहीं लेकर आते, देन यहाँ पे हम लाइबिलिटीज को पहले ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि क्रेडिटर्स है 70,000, कैपिटल को हम यहाँ पे नहीं लेके आते। सो वो कह रहे हैं कि जो एसेट्स हैं उससे हमें कितने रुपए मिले? दे रियलाइज्ड 1,50,000 rupees, और आपको पता है कि लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना ही करना है, चाहे क्वेश्चन में लिखा है चाहे नहीं लिखा है। तो हमने लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया होगा विद 70,000, राइट? तो यहां पर व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर दैट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 30,000 एज द बैलेंसिंग फिगर, एंड दिस इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑफ 30,000 ऑन रियलाइजेशन। वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है? चलो मूविंग ऑन, देन आगे बढ़ते हैं। In which of the following situations Companies Act 2013 allows for issue of shares at a discount? Very interesting question. वैसे तो हम डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, बट इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स is an exception to this. So let me tell you, section 53 of the Companies Act 2013 prohibit करता है कि हम शेयर्स को इशू नहीं कर सकते एट अ डिस्काउंट, बट सेक्शन 54 हमें कहता है कि हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट, जो कि हम डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को देते हैं एट अ डिस्काउंट, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और making available rights in the nature of intellectual property rights or some value additions that they have made. So section 54 हमें ये allow करता है
कि स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं एट अ डिस्काउंट, बट वैसे सेक्शन 53 ओवरऑल हमें मना करता है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते. देन दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व. तो जो हमारी एंट्री होती है जब हम वेंडर से एसेट्स और लाइबिलिटीज ले रहे होते हैं, सो जैसे नेट एसेट्स इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. लेट्स से एसेट्स हैं सन्ड्री एसेट्स, हाइपोथेटिकली लेट्स से 12 लाख, और सन्ड्री लाइबिलिटीज हैं इमेजिन 3 लाख. ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी आ गया एज अ बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व की बात हो रही है, सो आई हैव टेकन दैट. इमेजिन 1 लाख. ठीक है, तो नेट एसेट्स 9 लाख माइनस कैपिटल रिजर्व ऑफ 1 लाख इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? दिस इज गोइंग टू गिव अस परचेज कंसिडरेशन, वो पैसे जो हमने वेंडर को देने हैं. ठीक है, सो दिस इज परचेज कंसिडरेशन. मूविंग ऑन, Angle and Circle were partners in a firm. Their balance sheet showed furniture of 2 lakh, stock of 1,40,000, debtors of 1,62,000 and creditors at 60,000. Square was admitted and new profit sharing ratio was 2:3:5. Stock was revalued at 1 lakh. Creditors of 15,000 were not likely to be claimed. Debtors of 2,000 have become irrecoverable, and provision for doubtful debts is to be provided at the rate of 10%. Angle's share in the loss on revaluation is 30,000. What is the revalued amount of furniture? Interesting question है. देखो यहां पर revaluation की बात हो रही है, तो revaluation account से हम देखते हैं, वर्किंग कर रहे हैं. सो यहां पर लाइक द फर्स्ट थिंग दैट दे आर सेइंग कि स्टॉक को हमने 1 लाख पे रीवैल्यू किया है. वैसे स्टॉक की वैल्यू 1,40,000 थी, तो स्टॉक की वैल्यू 40,000 से कम हो रही है. वी आर गोइंग टू शो दिस ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, दिस इज 1. देन क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. अच्छी बात है, हमें 15,000 नहीं देने पड़ेंगे क्रेडिटर्स को, तो इसे हमने क्रेडिट साइड पे शो कर दिया. नाउ 2,000 के डेटर्स इररिकवरेबल हो गए, यानी बैड डेट्स. वी डू नॉट हैव अ प्रोविजन ऑलरेडी फॉर इट, तो हमें शॉक लगा, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया बैड डेट्स 2,000. नाउ दे वांट कि अब हम प्रोविजन क्रिएट करें एट द रेट ऑफ 10%. सो ऑलरेडी वी हैड डेटर्स ऑफ 1,62,000 जिसमें से पक्का बैड हो चुके हैं 2,000 के डेटर्स. नाउ वी हैव डेटर्स ऑफ 1,60,000 जिसपे हम प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हैं. ऑब्वियसली जो बैड हो गया उसको तो माइनस कर दो ना. अब जो हमें डाउट हो रहा है वो कितने डेटर्स पे हो रहा है? 1,60,000 के डेटर्स पर 10% का हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इस साइड हम शो करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. 10% of 1,60,000 is 16,000. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एंगल का जो लॉस में शेयर है दैट इज 30,000. नाउ बी केयरफुल, यहाँ पे जो ओल्ड रेशो है वो गिवन नहीं है, सो वी आर गोइंग टू टेक इट इक्वल. एंगल और सर्कल को मिलेगा लॉस. ध्यान रखना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, तो इस साइड मत लिख देना, इट विल बी हियर एज अ बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अगर एंगल का जो शेयर है दैट इज 30,000, तो सर्कल का भी 30,000 होगा, क्योंकि हम रेशो इक्वल मानते हैं इफ नथिंग एल्स इज गिवन. तो ये 60,000 का आपका टोटल लॉस आ गया. व्हाट आर दे वांटिंग अस टू फाइंड आउट इज द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर. यानी अभी कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी जो हम फर्नीचर की मानेंगे. तो देखते हैं यहाँ पर, हियर इज 42,000, 2,000, 16,000, so this is 58,000 and this is 75,000. So 75,000 minus 58,000 is going to give us 17,000. तो ये हमारी फर्नीचर की वैल्यू होगी. अब अगर ये इस साइड पे आ रही है तो आप बताओ फर्नीचर की वैल्यू 17,000 से बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? कम हो रही होगी, तभी ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आ रहा है. तो फर्नीचर की वैल्यू अगर पहले थी हाउ मच? फर्नीचर की वैल्यू अगर पहले थी 2 लाख,
तो अब अगर वो 17,000 से कम हो गई है वैल्यू तो कितनी हो गई होगी? दैट वुड बी 1,83,000, राइट? क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस. Then Asha and Nisha are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Kashish was admitted for 1/4 share, of which 1/8 was gifted by Asha. The remaining was contributed by Nisha. Goodwill of the value is valued at 40,000. How much amount for goodwill will be credited to Nisha's capital? नाउ जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो मिलती है पुराने पार्टनर्स को इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो देखते हैं एक बार उन्होंने क्या बताया हमें. जो नया पार्टनर है कशिश, उसका शेयर है 1/4. ठीक है, कशिश शेयर, जिसमें से उसने 1/8 लिया है आशा से और बाकी लिया है निशा से. तो बाकी कितना बचा? 1/8 ही बचा. 1/4 माइनस 1/8 करके देख लो. दिस इज द रिमेनिंग. निशा से लिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो हियर? द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सिंपली 1:1 यहां पर. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? गुडविल ऑफ द फर्म इज 40,000, तो उसमें से निशा कितने से क्रेडिट होगी? तो यहां पर मान लेते हैं कशिश हैज नॉट ब्रॉट इन द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम कहेंगे कशिश करंट अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट टू निशाज कैपिटल अकाउंट. 40,000 तो पूरी फर्म की है. 40,000 में से 1/4 कशिश ने लाना, विच इज 10,000. 10,000 की गुडविल मिलेगी आशा और निशा को इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज 1:1. तो 5,000, यानी निशा क्रेडिट होगी यहाँ पे 5,000 से. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, यहां पे मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो ज्यादा सोचते हैं वो ये सोच सकते हैं कि मैम यहां पर लिखा है कि 1/4 शेयर कशिश का है, ठीक है, बट लिखा है ऑफ विच. तो इसको हम ऐसे ना माने कि जो भी उसे शेयर मिल रहा है 1/4 ऑफ विच, तो मल्टीप्लाई करके ना देखें कि फिर इतना, दिस मच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आशा एंड रिमेनिंग, अगर 1/8 आशा दे रही है, टोटल शेयर किसी भी चीज का 1 होता है. अगर 1/8 आशा दे रही है तो 7/8 निशा दे रही होगी. मैम ऐसे नहीं कर सकते. वैसे आई वुड से कि अगर आप ऐसे करके देखोगे तो आपका कोई भी आंसर यहाँ पे फिट इन नहीं होगा. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 2 ऑल्टरनेट्स लग सकते हैं कि इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है. बट इन दैट केस ऑफ कोर्स यू हैव टू चूज द आंसर विच इज गिवन इन द ऑप्शन. तो इसे हम इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करेंगे. अगर आप इसको करके भी देखोगे तो आपका कोई भी आंसर यहाँ पे फिट इन नहीं होगा. तो इसे हम सिंपल मानेंगे कि 1/4 में से 1/8 आशा ने दिया और बाकी निशा ने दिया. सो समटाइम्स हम ऑप्शंस देख के भी डिसाइड करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है. ठीक है, Alright, moving on then. Assertion reason का question है. Assertion है transfer to reserves is shown in P&L appropriation account. This is true. Yes, this is an appropriation of profits. Reserves are charged against the profits. No, they are not charged. अगर ये charge होते फिर इसको P&L appropriation में थोड़ी दिखाते. So we would say that assertion is correct, but reason is wrong. ठीक है, चलिए moving on then. यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं वो हमसे? Which journal entry reflects the correct accounting treatment of the above situation? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन, इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को पार्टनरशिप में. सो आई रेकमेंड अ वेरी यूजफुल वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. वो देखने के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेटेड टू बैड डेट्स, डेटर्स, प्रोविजन, राइट? तो जरूर देखिएगा. At the time of admission of new partner Vasu, old partners Paresh and Prabhav had debtors of 6,20,000 and a provision for doubtful debts of 20,000 in their books. As per terms of admission, assets were revalued and it was found that debtors worth rupees 15,000 had turned bad and hence should be written off. तो इसमें से कौन सी जर्नल एंट्री सूट हो रही है?
बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। अगर मेरे पास डेटर्स है और प्रोविजन भी बना हुआ है, देखो प्रोविजन कितने का बना हुआ है, 20,000 का, तो जो मेरे बैड डेट्स हुए उससे मुझे शॉक नहीं लगा, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट यस, ये जो बैड डेट्स हैं ये कवर अप हो जाएंगे फ्रॉम द प्रोविजन। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो पहले तो बैड डेट्स होने की एंट्री, विच इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ये बैड डेट्स कवर अप करेंगे हम प्रोविजन से। वैसे प्रोविजन की क्रेडिट नेचर होती है, बट अब प्रोविजन यूज हो रहा है तो वो डेबिट पे आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, बेसिकली वी आर सेइंग कि बैड डेट्स प्रोविजन में से कवर अप हो जाएंगे। सो दिस इज द राइट एंट्री। वैसे अगर आगे देखें, रिवैल्यूएशन तो नहीं आएगा बिकॉज हमें यहाँ पे शॉक नहीं लगा, वी वर रेडी फॉर इट। 20,000 का प्रोविजन था और बैड डेट्स 15,000 के आए, तो रिवैल्यूएशन विल नॉट कम इन द पिक्चर। यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन है, यहाँ पे भी, तो ये सब गलत है। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। Abhay and Baldwin are partners sharing profits in the ratio of 3:1. On 31st March 21, firm's net profit is 1,25,000. The partnership deed provided interest on capital to Abhay and Baldwin 15,000 and 10,000 respectively, and interest on drawings for the year was 6,000 from Abhay and 4,000 from Baldwin. Abhay is also entitled to commission at the rate of 10% on net divisible profits. Calculate the profits to be transferred to partners capital account. Simple, जैसे P&L appropriation बनाते हैं उस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी। So यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 1,25,000 का। यहाँ पे हमारा IOD है 6,000 and 4,000 का। यहाँ पे हमारा IOC है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 and 10,000 का। देन वी हैव कमीशन, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल हो जाइए। कमीशन उन्होंने बोला है 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो दिस इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट्स तो सब चीजें माइनस करने के बाद होते हैं। सो व्हेन दे से नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स पे कमीशन फाइंड आउट करो, सो इनडायरेक्टली दे आर सेइंग आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो दिस विल बी 10/110 इनटू जो भी इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, सो हियर वी हैव 1,25,000 प्लस 6 प्लस 4, 1,35,000 माइनस 25,000. So this will be 1,10,000. 1,10,000 into 10/110. So this will be 10,000. Alright, अब देखते हैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम कितना ट्रांसफर करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू Abhay and Baldwin. Here we get the, तो फिर से कोई हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यहां तक हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा था 1,10,000, उसमें एक और खर्चा माइनस कर दो 10,000 का, तो टोटल जो हम उनको पैसा देंगे दैट इज 1 लाख, दोनों पार्टनर्स को मिला के। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। Mickey, Tom and Jerry were partners in the ratio of 5:3:2. On 31st March 21, their books reflected a net profit of 2,10,000. As per the terms of the partnership deed, they were entitled for interest on capital which amounted to 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Besides this, a salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom. Calculate the ratio in which the profits would be appropriated. Now, अगर हम ये question देखें तो हम कह रहे हैं कि रेशो पूछ रहे हैं, तो रेशो तो गिवन है 5:3:2, तो दिस शुड बी द आंसर। तो अगर आप ज्यादा नहीं सोचोगे तो आप 5:3:2 को ही आंसर कह दोगे, बट दैट इज नॉट राइट। कुछ तो ऐसा होगा क्वेश्चन में जो हमें सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पर जैसे अगर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाकर देखें, जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस इन योर माइंड ऑल्सो, बट टू एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल, जैसे हमारे पास प्रॉफिट्स है 2,10,000 की, देन वी हैव IOC 80,000, 60,000 एंड 40,000 फॉर मिकी, टॉम एंड जेरी, एंड सैलरी भी है
मिकी और टॉम की 60,000 ईच। तो यहां पर आप देखोगे क्या हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है फॉर द अप्रोप्रिएशंस? द आंसर इज नो। यहाँ पे प्रॉफिट्स कम है और अप्रोप्रिएशंस ज्यादा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सारी अप्रोप्रिएशंस दे देते हैं और जितना लॉस आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? नो, दैट इज नॉट राइट। तो अवेलेबल प्रॉफिट से ही काम चलाना होगा, इससे ज्यादा की अप्रोप्रिएशंस हम नहीं दे सकते। तो व्हाट डू? वी डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस, राइट? तो यहां पर एप्रोप्रिएशंस की अब हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। जैसे मिकी, टॉम, जेरी, आईओसी है 80,000, 60,000, 40,000 एंड सैलरी मिकी एंड टॉम 60,000, 60,000। जेरी की कोई सैलरी यहां पर नहीं है। सो दिस इज 1,40,000, दिस इज 1,20,000 एंड दिस इज 40,000। यहां पर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। So this will be 7:6:2, right? So this is the ratio जिसमें हम profits को appropriate कर देंगे। Interesting question है, ध्यान से देखेंगे। वैसे ये concept आपको already पता है क्योंकि एक important concept होता है, इसे हम अच्छे से practice करके जाते हैं। Then we have Mohit had been allotted for 600 shares by Govinda Limited on pro rata basis, which had issued 2 shares for every 3 shares applied. 2 शेयर्स वो अलॉट करते हैं फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, ये हमारा प्रो रेटा का बेसिस है। देखते हैं वो क्या पूछ रहे हैं। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 per share and could not pay allotment money of 5 per share. First and final call of 2 per share was not yet made by the company. His shares were forfeited. The following entry will be passed. Equity shares में कुछ अमाउंट आपको डेबिट करना है, डेबिट। 2 forfeited shares कुछ अमाउंट यहां पर है एंड 2 equity share allotment कुछ अमाउंट यहां पर है। बेसिकली forfeiture एंट्री में क्या क्या अमाउंट आएगा वो हमें बताना है। equity share कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 forfeited shares अकाउंट, 2 equity share allotment अकाउंट। ठीक है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। तो यहां पर मैं एक बार एंट्री लिख देती हूँ। equity share कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर हम यहाँ पर लेते हैं। कितने शेयर्स हम forfeit कर रहे हैं, जितने अलॉट हुए हैं मोहित को उतने ही forfeit कर रहे होंगे। नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, 2 रुपीज यहाँ पे हमने पर शेयर नहीं मंगवाए तो 8 मंगवाए हैं। 2 forfeited शेयर्स में हम वो वैल्यू लिखते हैं जितनी शेयर होल्डर ने हमें पैसे दे दिए हैं। 2 equity शेयर अलॉटमेंट, इसमें हम वो लिखेंगे जितने का डिफॉल्ट हुआ है। इसके लिए हमें छोटी सी वर्किंग करनी होगी। जैसे ये जो पर्सन है मोहित, इसे 600 शेयर्स अलॉट हुए तो इसने कितने अप्लाई किए होंगे, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हम इसे बेसिस मानेंगे कि जिससे 2 शेयर्स अलॉट होते हैं वो 3 अप्लाई करता है। सो जैसे सिंपल यूनिटरी मेथड से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, 3/2 into 600, so that is 900 शेयर्स। तो 900 शेयर्स पे उसने हमें एप्लीकेशन के कितने रुपए दिए होंगे, 3, so that is 2700। तो जितने रुपए उसने स्टार्टिंग में दे दिए वो हम इसके आगे लिखेंगे, ऐसे ही आप करते हो। बट वैसे इसके बनते थे 600 पर 3 यानी 1800 रुपीज, तो 900 रुपीज का एक्सेस है, राइट? अब अलॉटमेंट पे कितने बनते हैं, 600 into 5, और पहले ही कितने आ चुके हैं, 900। तो डिफॉल्ट कितने का हुआ अलॉटमेंट पर, 2100, तो यहाँ पे आएगा 2100। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। शेयर्स चैप्टर अगर आपको आता है तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो 4800, देन 2700 एंड 2100, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके देन, इसके बाद In which of the following cases is the business of a firm not dissolved compulsorily? तो ये जो modes of dissolution है ना, ये भी आप पढ़ के जाएंगे, important theory question बनता है। So यहाँ पे सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं एक को छोड़कर, तो कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। When the business becomes illegal,
कंपल्सरीली फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो इसमें फर्म थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगी कंपल्सरीली. हाँ, there is reconstitution of the firm, there is dissolution of partnership, but not the dissolution of partnership firm here. When the partners who is a citizen of a country becomes an alien enemy because of the declaration of war with his country and India. ठीक है, तो यहाँ पे compulsorily dissolve नहीं होगी firm अगर profit sharing ratio change होती है. I think this is easy to say. Then C and D were partners in a firm. E was admitted as a new partner for 1/6 share. E acquired 1/3 of his share from C and the remaining from D. The sacrificing ratio of C and D was, so this is easy. E का जो share है that is 1/6. तो इसमें लिखा है E acquired 1/3 of his share from C and the remaining from D. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑफ हिज शेयर, तो आप कैसे करेंगे 1/6 का 1/3 लिया होगा C से और 2/3, बिकॉज कोई भी चीज अपने आप में 1 होती है, 1/3 एक से लिया तो 2/3 दूसरे से लिया होगा. राइट, सो दिस इज वेरी सिंपल. ये आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, कैंसिल हो जाएगा. सो द आंसर इज 1:2. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ C and D. आगे देखते हैं. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन. S and T were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted U as a new partner in the firm and there existed a provision for bad and doubtful debts of 7,000. It was decided to write off 3,000 as bad debts. तो देखो 7,000 का प्रोविजन है, 3,000 के बैड डेट्स हो गए, तो ये प्रोविजन अब हमारा 4,000 का रह गया. और ये जो बैड डेट्स हुए इससे हमें शॉक नहीं लगा, इससे हम रीवैल्यूएशन में शो नहीं करेंगे इस 3,000 को. द रिमेनिंग डेटर्स वर कंसिडर्ड गुड. अब जो डेटर्स बचे हैं वो गुड है, मतलब कि वो पैसा दे देंगे टाइम पे, हमें अब प्रोविजन की जरूरत नहीं है. तो ये जो रिमेनिंग प्रोविजन है ना, वी डू नॉट नीड दिस, इसे आप खत्म कर सकते हो, इसे आप खत्म कर सकते हो. यानी एक लाइबिलिटी को खत्म करना है, अच्छी बात हो गई. इसे हम अपने रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे कि अब हमें इस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट, सो व्हाट आर दे आस्किंग? The amount to be debited or credited to revaluation account on account of the above treatment, it will be a credit of 4,000 rupees. ठीक है, I hope you understood. आगे चलते हैं. On the dissolution of a partnership firm, there existed a balance of 45,000 in sundry debtors account and a balance of 8,000 in provision for bad debts account in the books of the firm. The amount by which realization account will be debited for closing sundry debtors account will be. Now this is an interesting question, easy question. जैसे realization account जब आप बनाते हो तो उसमें आप sundry debtors की वैल्यू अलग ट्रांसफर करते हो, एसेट्स जहां पे लेते हो वहां पर टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड. राइट, यहाँ पे आप डेटर्स की पूरी वैल्यू ले लेते हो जो भी है, जैसे यहाँ पर है 45,000, और प्रोविजन को आप अलग से ट्रांसफर करते हो जहां पे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो वहां पे. राइट, लाइबिलिटीज को जहां पे ट्रांसफर करते हो वहां पे आप प्रोविजन को ट्रांसफर करते हो, दैट इज 8,000. सो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आप सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को कितने से क्लोज करोगे और कितने से उसको डेबिट करके दिखाओगे रियलाइजेशन अकाउंट में. वेरी सिंपल, पूरी जो वैल्यू है डेटर्स की वो, ना कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोविजन. ठीक है. Josh and Jeevan were partners in a firm. During the year ended 31st March 22, Jeevan withdrew rupees 5,000 per month starting from 30th June 21. The partnership deed provided that interest on drawings will be charged at the rate of 12% per annum. The average number of months for which it will be calculated, वो कितना होगा? जैसे एवरेज पीरियड मेथड बहुत सिंपल है. अगर वो पहली बार ड्रॉइंग्स कर रहा है 30th जून को, ऐसे ही ही इज विदड्रॉइंग मनी एवरी मंथ टिल द एंड, तो यानी कि वो हर मंथ के एंड में ड्रॉइंग्स कर रहा है. जैसे 30th जून, फिर 31st जुलाई, फिर 31st अगस्त, लाइक दैट टिल द एंड 31st मार्च 22. तो एवरेज पीरियड निकालना तो बहुत सिंपल है. नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2. सो नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग कितने बनते हैं? हियर वी हैव 9 months.
प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ में करना है तो इसके बाद वी डू नॉट हैव टाइम, 0. सो द आंसर इज 4.5 months. 4.5 months is the right answer. Simple question. आगे देखते हैं. X and Z were partners in a firm with capitals of 45,000 each. They admitted Y as a new partner for 1/3 share in the profits of the firm. Y brought 60,000 as his capital. Based on Y's share in the profits of the firm and his capital contribution, goodwill कितनी होगी? बहुत सिंपल है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है. हिडन गुडविल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसे प्रिपेयर करके जाते हैं ऑफ कोर्स. सो 60,000 की कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर फॉर 1/3 शेयर. इस हिसाब से देखें तो पूरी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000. शुड बी, ये कैपिटल होनी चाहिए. बट इंडिविजुअली अगर हम उनकी कैपिटल्स को ऐड करके देखें, जैसे एक्स की कैपिटल है 45,000, जेड की कैपिटल है 45,000 और यहाँ पर वाई की कैपिटल है 60,000, तो ये बनता है 1,50,000. तो पूरी फर्म की जो हिडन गुडविल है दैट इज द डिफरेंस, दैट इज 30,000. सिंपल है ना ये. सो 30,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म. चेक कर लो उन्होंने फर्म की गुडविल पूछी है या किसी पार्टनर का कोई शेयर पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मिस्टेक भी हो जाती है. सो 30,000 इज द राइट आंसर. ऑलराइट, मूविंग ऑन देन. KC Limited took over office furniture of 90,000, office equipment of 1,80,000 from JC Limited and its liabilities of 20,000 for a purchase consideration of 3,60,000. The payment to JC Limited was made by issue of 9% debentures of ₹50 each at a discount of 10%. The amount to be debited to discount on issue of debentures account will be. देखो, पूरी एंट्री करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. जस्ट इमेजिन इन योर माइंड, पहली एंट्री हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, टू जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है 3,60,000 और जो वेंडर है उसका नाम भी गिवन है जेसी लिमिटेड. फिर जो नेक्स्ट एंट्री है कि जेसी लिमिटेड को अब हम पेमेंट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. जो डिबेंचर्स डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम यहां पर डेबिट करेंगे. ठीक है. 2% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स है यहां पर. ऑल राइट. सो 50 रुपीज का एक डिबेंचर है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर. इशू प्राइस पर डिबेंचर वुड बी 45. 45 कैसे आया? होप यू अंडरस्टैंड. 50 रुपीज फेस वैल्यू है, 50 का 10% इज 5, तो वो माइनस करके इशू प्राइस आ गया. सो द नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर 8,000. सो 8,000 into यहाँ पे डिस्काउंट 5 रुपीज का है पर डिबेंचर, सो दिस इज 40,000. सो 40,000 इज द राइट आंसर. ठीक है, तेजी से सोचना है माइंड में और सही सोचना है. चलो आगे देखते हैं. राजा लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹25 lakh फ्रॉम शर्मा लिमिटेड. The payment to Sharma Limited was made by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. The amount to be credited to securities premium account will be. So this is simple. वही है, machinery debit to Sharma Limited. 25 लाख यहाँ पे हमारी परचेज कंसिडरेशन है. अब शर्मा लिमिटेड को हम कैसे पे कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, और वो जो शेयर्स हैं दोज आर एट अ प्रीमियम. तो 2 securities premium, 2 equity share capital. So the number of shares would be purchase consideration divided by issue price per share. तो issue price per share would be 10 का एक शेयर है, 25% प्रीमियम, तो 25% of 10 is 2.5. तो एक शेयर हो गया यहाँ पे 12.5 का. तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे यहाँ पे 2 लाख. तो प्रीमियम क्या आ गया? 2 लाख इंटू पर शेयर जो प्रीमियम है दैट इज 2.5. सो दिस इज 5 लाख. तो ये आ गया हमारा 5 लाख. राइट. चलो आगे देखते हैं.
Assertion reason का क्वेश्चन है, interest on bearer debentures is paid to the person who produces the interest coupon attached to such debentures. Yes, bearer debentures का मतलब ही यही है कि जो वो लेकर आएगा उसी को इंटरेस्ट मिलेगा. Bearer debentures are debentures which can be transferred by way of delivery and the company does not keep any record of the debenture holders. Right? तो इसको एक बार relate करके देखो. Interest on bearer debentures is paid to a person who produces the interest coupon attached to such debentures because bearer debentures are those debentures which can be transferred by way of delivery and company does not keep any record. तो yes, ये दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. चलो आगे चलते हैं. सो अगर दोनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन उसकी, और ऑफ कोर्स दोनों सही भी होनी चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन मार्क करेंगे. मूविंग ऑन, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चंस 33 and 34 on the basis of this information. What are the questions? Let's see. So देखते हैं क्या उन्होंने information दिया हमें. On 1st April 22, Zaira Limited issued 5,000 8% debentures of rupees 100 each at 5% premium, redeemable at a premium of 10% after 3 years. The total interest due on debentures for the year ending 31st March 23 will be. वेरी वेरी सिंपल. इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कंप्यूट होता है और पूरे साल का वो आपसे यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ रहे हैं. सो 5,000 यहाँ पे डिबेंचर्स है और फेस वैल्यू हमें निकालनी होगी इनटू 100 करके. सो दिस विल बी 5 लाख और जो रेट है इंटरेस्ट का दैट इज 8%. दिस इज द रेट. जो डिबेंचर्स के साथ परसेंटेज लिखी होती है वो इंटरेस्ट का ही तो रेट होता है. So this is very simple. ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40,000. ठीक है. अब वो आगे क्या पूछ रहे हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी डेबिटेड बाय विच अमाउंट. तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दिस रिप्रेजेंट्स दो चीजें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो इस क्वेश्चन के लिए क्या रेलेवेंट है, हियर द डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो इसको तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, बट दे आर रिडीम्ड एट प्रीमियम एज वेल, तो उसे हम इसमें इंक्लूड करेंगे. तो 10% ऑफ 100 यानी 10 रुपीज का प्रीमियम है रिडेम्पशन पर और कितने डिबेंचर्स है 5,000. सो 50,000 इज द वैल्यू दैट वी नीड टू डेबिट टू द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. राइट. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं थी. Which of the following is a tool of analysis of financial statements? SPL, balance sheet, ratio analysis, both A and B. SPL और balance sheet analysis के tools थोड़ी है, वो तो financial statements है. Analysis का tool तो यहाँ पे ratio analysis है, जो आप of course बहुत detail में पढ़ते हो, और आपने जब अपना project बनाया accounts में तो आपने भी analysis किया है financial statements का and you have used this tool, right? और भी टूल्स होते हैं जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. देन ऑपरेटिंग रेशियो अगर 30% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो सम है दैट शुड बी 100%. नाउ ये जो रेशियो है इसमें जो वो वाले क्वेश्चंस है ना, दैट द रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज, वहां पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता कि कैसे सोचना है. तो उससे रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है. आई हाईली रेकमेंड कि आप वो कवर करें. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. इनफैक्ट सभी रेशियोज के वीडियोस जहां पे मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कि रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज, वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक श्योर टू कवर दोज. मूविंग ऑन देन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है. डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है दैट ऑल्सो. टोटल एसेट्स टू डेट भी. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं. दिस इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दिस इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज एफिशिएंसी रेशियो. एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज, इन्हें हम एफिशिएंसी रेशियोज भी कहते हैं, इन्हें परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं. इससे हम ये देखते हैं कि हाउ इफेक्टिवली द फर्म इज यूजिंग इट्स
available resources, right? So activity ratios इसका सही आंसर है. Which of the following transactions does not result in inflow or outflow of cash and cash equivalents? अगर आप कैश कलेक्ट करते हो ट्रेड रिसीवेबल्स से तो कैश का इनफ्लो होता है. अगर आप ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करते हो तो कैश का आउटफ्लो होता है. कैश जब आपको रिसीव होता है ऑन मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो देखो यहाँ पर कैश तो आपको मिल रहा है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो एक्चुअली आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है वो कम हो रहा है. तो दिस इज लाइक मेरी एक पॉकेट से पैसे दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं. देयर इज नो इनफ्लो और आउटफ्लो, क्योंकि जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बढ़ रहा है, एक कंपोनेंट कम हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का. तो दिस इज नो फ्लो, इससे कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बट बाकी से हो रहा है. यहाँ पे पेमेंट टू एम्प्लॉय से भी ऑफ कोर्स आउटफ्लो होगा. Alright, which of the following is not included in cash and cash equivalents? Demand deposits with the banks, short-term marketable securities, check in hand, trade receivables, cash and cash equivalents का पार्ट नहीं होते. वैसे भी आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन अच्छे से देखकर जानी है. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू. तो ये बहुत ही छोटे समय की इन्वेस्टमेंट्स होती है, 3 months और लेस. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन है इन केस ऑफ shares issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till allotment only. No, हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं कि अलॉटमेंट पे अगर हमने पैसे रख लिया और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो वी मूव इट टू द कॉल्स. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अलॉटमेंट तक ही आप एक्सेस रख सकते हो. Company has to pay interest on calls in advance at the rate of 12% per annum for amount adjusted towards calls, if any. Yes, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स जो कंपनी लेगी शेयर होल्डर से, दैट इज ऑल्सो गिवन इन टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट विच इज 10% पर एनम. एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस जो कंपनी देगी शेयर होल्डर्स को, दैट इज 12% पर एनम. सो यहां पर हमारा जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स, बट द रीजन इज ट्रू. चलिए आगे देखते हैं. देन Ajay and Vinod are partners in the ratio of 3:2. Their fixed capitals were 3 lakh and 4 lakh respectively. After the close of accounts for the year, it was observed that interest on capital, which was agreed to be provided at 5% per annum, was erroneously provided at 10% per annum. मतलब हमने गलती से ज्यादा IOC दे दिया. By what amount will Ajay's account be affected if partners decided to pass an adjustment entry? Past adjustments का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है. देखो IOC अगर आपने ज्यादा दे दिया तो आप वापस ले लो, राइट? तो इसको आप डेबिट कर दो इन द एडजस्टमेंट टेबल. यहां पर जितना आपने IOC ज्यादा दे दिया वो वापस ले लो. नाउ इमेजिन अगर आपने IOC ज्यादा दिया तो प्रॉफिट्स कम दिए होंगे पार्टनर्स को. कितने से कम? जितने से IOC ज्यादा दिया. अब प्रॉफिट्स कम दिए हैं तो इसे ठीक करने के लिए प्रॉफिट्स और दे दो. तो दिस इज द नेट इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट. तो यहाँ पे IOC हमने कितने से ज्यादा दिया? 5% से. तो पहले हम 5% फाइंड आउट करेंगे. 5% ऑफ 3 लाख इज 15,000 एंड 5% ऑफ 4 लाख इज 20,000. सो इसका जो टोटल है दैट इज 35,000. यानी हमने 35,000 से प्रॉफिट्स कम दिए होंगे तो अब और दे दो. प्रॉफिट्स किस रेशो में देते हैं? 3:2, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. सो दैट विल बी 21,000 एंड 14,000. ठीक है, इसका नेट करेंगे तो दिस विल बी 6,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा. द फर्स्ट पार्टनर हु इज अजय, एंड this will be debited by 6,000. So this is the right answer. Ajay's current account will be credited by 6,000. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Moving on then. Vishnu Limited forfeited 20 shares of ₹10 each, ₹8 called up, on which John had paid application and allotment money of 5 per share
Of these, 15 shares were reissued to Parker as fully paid up for 6 per share. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve? तो forfeited shares account 3 एंट्रीज में इन्वॉल्व होता है, forfeiture, reissue और capital reserve वाली जो एंट्री होती है. तीनों एंट्रीज करने के बाद वो कह रहे हैं what is the balance which is there in the share forfeiture account. तो थोड़ा ध्यान से देखना, पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जस्ट द रेलेवेंट कंपोनेंट. जो forfeiture एंट्री होती है उसमें forfeited shares जो हम क्रेडिट करके दिखाते हैं उसमें हम वो वैल्यू लेते हैं जो शेयर होल्डर ने हमें पैसे दे दिए हैं. तो जॉन ने हमें दे दिए हैं कितने पैसे, 5 रुपीज दे दिए हैं 20 शेयर्स पर. ठीक है. देन जो हमारी रीइश्यू वाली एंट्री है उसमें हम forfeited शेयर्स को डेबिट करते हैं जितना हमें लॉस हो जाता है रीइश्यू के समय. तो यहां पर हमने 15 शेयर्स रीइश्यू किए, 6 पर शेयर पे फुली पेड अप. फुली पेड अप यानी फेस वैल्यू जो है वो उसकी वर्थ है, तो 10 का शेयर आगे हमने 6 में दिया है, तो 4 रुपीज का हमें यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ रहा है. सो दिस इज 60, दिस इज 100. नाउ कैपिटल रिजर्व में हम किस वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को. बट ध्यान देना इस बात पर कि अभी ये वैल्यूज कंपेरेबल नहीं है. दिस इज फॉर 20 शेयर्स एंड दिस इज फॉर 15 शेयर्स. तो इससे आप 15 शेयर्स के लिए बनाओ पहले. तो बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो कि 20 शेयर्स के लिए वैल्यू 100 है तो 15 के लिए कितनी होगी. यहाँ शॉर्टकट भी है, यहीं से कर सकते हो 15 into 5. सो दिस विल बी 75 रुपीज. तो इस वैल्यू को अब इमेजिन करो 75 माइनस 60, 15 हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे, 15 रुपीज हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे. नाउ व्हाट इज द बैलेंस इन द forfeited शेयर्स अकाउंट, विच इज बहुत सिंपल. 100 आपका क्रेडिट पे आ रहा था और डेबिट पे दो वैल्यूज आ रही है 60 और 15, दोनों को ऐड करो 75 और 100 को माइनस कर दो 25. अब ये ना लॉन्ग मेथड था, इसको आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो. शॉर्टकट जो हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए भी यूज करते हैं, शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते थे. दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स forfeited बट नॉट रीइश्यूड. इतने शेयर्स जो आपने forfeit तो कर दिए बट रीइश्यू नहीं किए. तो 20 आपने forfeit किए थे और 15 रीइश्यू किए, यानी ऐसे शेयर्स जो forfeit तो हो गए हैं बट रीइश्यू नहीं, वो 5 है. इनटू पेड अप वैल्यू, मतलब शेयर होल्डर ने जितने पैसे आपको दे दिए हैं पर शेयर, दैट इज 5. तो इस सिंपली एक स्टेप से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे. मैंने आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड से भी बताया जस्ट टू गिव यू सम मोर क्लैरिटी, बट दिस कुड बी डन इन लेस टाइम ऑल्सो. ऑलराइट, आगे देखते हैं. Here, New Found Limited took over business of Old Land Limited and paid for it by issue of 30,000 equity shares of rupees 100 each at par, along with 6% preference shares of rupees 1 crore at a premium of 5% and check of 8 lakh. What was the total agreed purchase consideration payable to Old Land Limited? तो देखो, ये मुश्किल नहीं है हमारे लिए. हमने क्या क्या दिया है ओल्ड लैंड लिमिटेड को, 30,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं एट पार, सो दैट इज 100. फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं ऑफ रुपीज दिस. तो जब ऐसे रुपीज में आपको बताया होता है शेयर्स या डिबेंचर्स की वैल्यू, तो वो फेस वैल्यू होती है. तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स 1 करोड़ फेस वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 5% हम उनको दे रहे हैं. सो 5% ऑफ 1 करोड़ यानी 5 लाख हम उसमें ऐड करेंगे, सो दैट विल बी 1 करोड़ एंड 5 लाख. साथ ही हम यहाँ पे चेक भी दे रहे हैं 8 लाख का. तो इसका टोटल करो आप सिंपली, you would get 1 crore and 43 lakh rupees. So this is what you are giving to Old Land Limited as purchase consideration. Okay जी, then आगे बढ़ते हैं. A and B are partners in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner and he takes 1/4 of his share from A
B gives 3/16 from his share to C. What is the share of C? इस तरह का क्वेश्चन आपके टीएस गरेवाल में भी है. सिंपल है बट थोड़ा ध्यान से देखो. C का जो शेयर है वो हमें नहीं पता. We don't know C's share. That is what we want to find out. कह रहे C is admitted and takes 1/4 of his share. तो C का जो भी शेयर है उसका 1/4 वो लेता है A से. तो ऑब्वियस हो जाता है कि अगर वो 1/4 एक पार्टनर से ले रहा है तो कितना बचा? 3/4 ऑफ हिज शेयर वो ले रहा होगा B से, राइट? और B से वो जो टोटल ले रहा है, टोटलिटी में जितना ले रहा है, दैट इज गिवन टू यू. यानी 3/4 ऑफ हिज शेयर विच ही हैज टू टेक फ्रॉम B इज गिवन टू यू इन टोटलिटी. तो सिंपल है, यहां से बस अब हमें फाइंड आउट करना है X, दैट इज 1/4. रीचेक भी कर सकते हो कि 1/4 शेयर है उसका, 1/4 का 1/4 वो A से ले रहा है और 1/4 का 3/4 वो B से ले रहा है. तो 1/4 into 3/4 is actually 3/16. So this is the right answer. Okay? चलो आगे देखते हैं. Christian Limited has issued capital of 20 lakh equity shares of rupees 10 each. Till date, rupees 8 per share have been called up and the entire amount received except calls of rupees 4 per share on 800 shares and rupees 3 per share from another holder who held 500 shares. What will be the amount appearing as subscribed but not fully paid up capital? तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है इन शेयर्स चैप्टर, देन आई हाईली रेकमेंड, आई हैव कवर्ड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट इन 3 वीडियोज इन 3 केसेस. आप वो जरूर कवर करना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आप बहुत कुछ सीखेंगे उन वीडियोज से. सो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. नाउ क्योंकि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में ही फुल फेस वैल्यू कॉल्ड अप नहीं है तो सभी शेयर्स की बातें हम करेंगे इसी कैटेगरी में. तो जब पूरी फेस वैल्यू आपने कॉल नहीं की होती तो आप इसी कैटेगरी में सारी बातें करते हैं. सो यहाँ पर वी हैव 20 lakh equity shares of rupees 10 each, comma 8 called up, rupees 8 called up. तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे यहाँ पर. और फिर जो भी डिफॉल्ट हुआ है उसे हम माइनस करते हैं एज कॉल्स इन एरियर्स. तो यहाँ पे एक तो डिफॉल्ट हुआ है 800 शेयर्स पर 4 रुपीज का, सो दैट इज 3200 रुपीज. एंड वन मोर डिफॉल्ट इज देयर, 500 शेयर्स पे 3 रुपीज का डिफॉल्ट हुआ है, सो दैट इज 1500. तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, हियर वी गेट 1 crore and 60 lakh. 1 crore 60 lakh में से माइनस कर देंगे 3200 एंड माइनस कर देंगे 1500. वी आर गोइंग टू गेट दिस एज द आंसर 1 crore 59,95,300. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर. चलो आगे चलते हैं. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 47, 48 एंड 49 आर बेस्ड ऑन द हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो. तो यहां पर आपको एक केस गिवन है. लेट अस सी वो हमसे पूछ क्या रहे हैं. दे आर आस्किंग अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मतलब पीएनएल से जो हमारे नेट प्रॉफिट्स आते हैं फिर अब उसे हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो कितना अमाउंट होगा. तो चलो देखते हैं व्हाट इज द केस हियर. ऑन 1 September 2020, 20 students of Modern College started their partnership firm in the name of Be Safe for selling sanitizers on digital mode. Since they were good friends of each other, they were not having any explicit agreement in place. All of them have agreed to invest rupees 15,000 each as capital. The books were closed on 31st March 21, on which date the following information was provided by the firm. Alright, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नेट प्रॉफिट जो फिर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.
तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आपके पास आ जाता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट. सो 1,20,000 माइनस 50,000, 70,000 विल बी योर जीपी. ठीक है. उसके बाद रेम्यूनरेशन जो पार्टनर्स की है, इसको तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं एज एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए तो इसे हम यूज नहीं करेंगे. रेंट टू अ पार्टनर, दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ध्यान रखना, रेंट टू अ पार्टनर या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसे हम अपने पीएनएल में दिखाएंगे, दिस इज अ चार्ज. तो यहाँ पे फर्म स्टार्ट हुई है 1 सितंबर को. टिल द एंड ऑफ द ईयर कितने मंथ्स बनते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो वी हैव टोटल 7 मंथ्स. तो 7 मंथ्स का यहाँ पे रेंट बनता है 7,000, 1,000 इंटू 7. देन मैनेजर्स कमीशन, यस दिस इज ऑल्सो अ चार्ज, इसको भी हम माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. दिस इज 5,000. क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे सीओजीएस में उसका इफेक्ट अपने आप आ गया है. फिक्स डिपॉजिट मेड ऑन 31 मार्च 21, तो जब साल यहाँ पे खत्म हो रहा है तब हमने ये डिपॉजिट किया है, तो इस पे इंटरेस्ट की कोई बात हम नहीं करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. सो दिस इज 58,000. 58,000 rupees is the profit that we are going to transfer to P&L appropriation account, जो ऊपर से आता है P&L अकाउंट से, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं. On 31st March 21, remuneration to partners will be provided to the partners of Be Safe, but only out of. तो appropriations जो आप करते हो वो सिर्फ current year के profit से करते हो. That is the whole meaning of appropriation. So profits for the current accounting year, not out of reserves, not out of accumulated profits, not out of goodwill. Then we have on 1st December 2020, one of the partners of the firm introduced additional capital of 30,000 and also advanced a loan of 40,000 to the firm. Calculate the amount of interest that partner will receive for the current accounting period. तो उसने जो कैपिटल दी है फर्म को, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई अग्रीमेंट नहीं है. एंड व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट, द प्रोविजंस of the Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which interest on capital will not be allowed to the partners. But yes, interest on loan definitely partner को दिया जाएगा और उसका रेट हम यूज करेंगे 6% per annum. So December 1st को उसने लोन दिया है फर्म को. So December, January, February, March, 4 months का यहाँ पे हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 40,000 पर at the rate of 6%. Right, so this is going to be 800 rupees. ठीक है, सिंपल था. चलिए मूविंग ऑन देन टू द 50th क्वेश्चन. Then we have assertion reason question. Let us read. The focus of calculation of working capital revolves around managing the operating cycle of the business. Operating cycle क्या होता है? The time period between the acquisition of assets for its processing and then their conversion into cash and cash equivalents. अगर operating cycle define नहीं होता तो इसे हम 12 months मान लेते हैं. It is because the concept of operating cycle is required to ascertain the liquidity of assets and urgency of payments to the liabilities. Absolutely correct. Now let me tell you, ऑपरेटिंग साइकिल मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया. इनफैक्ट बहुत सारे थियोरी कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक. आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो. बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी कॉन्सेप्ट्स है जो हम मिस कर देते हैं और जो आपके वाइवा के लिए भी बहुत रेलिवेंट है. वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि कैसे ऑपरेटिंग साइकिल हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है. पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की डिपेंडिंग ऑन आवर ऑपरेटिंग साइकिल. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हुए ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली, क्योंकि वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL और ऑपरेटिंग साइकिल हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है. बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज required to ascertain the liquidity of assets and urgency of payments. Yes.
तो इसमें आप ये पढ़ते हो कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स है तो क्या होगा, अगर 12 मंथ से कम है तो क्या हमारी डेफिनेशन हो जाएगी सीए और सीएल की, और अगर 12 मंथ से ज्यादा है तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी सीए और सीएल की। रेफर टू दैट वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल हमारे करंट एसेट्स यानी लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है और अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स यानी हमारी करंट लायबिलिटीज को इम्पैक्ट करता है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो दिस इज द राइट आंसर।